भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। और भाई नौरंग का रिश्ता पक्का कर दिया है। जो भाई इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं ना उन सारे भैया का नोंदा से भाई ब्याह में रहे। हाँ उनका नोटा मुनी जो वीडियो ने शेयर करा ना सिर्फ उसका नोटा है। अच्छा हाँ। फिर तो ये शेयर करेंगे लाग जाओ फटाफट रहे देखो के अभी करते शेयर नोंदा लेना है तो। डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो सन 2017 के सेट BCD को सोल्व करेंगे। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल प्रोग्राम इज। वो फार्मूला क्या होगा तो इससे हमने कई बार न्यूमेरिकल भी कर ली। वो हमारा फार्मूला ये होता है 2R इंटू H। उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर या मीटर में दे रखा हो तो 0.25 मीटर पे टिक का निशान लगा देंगे। खाली सीट होगी है इसको हम बोलते हैं होल। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेगा। ठीक है फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है भाई यूँ। फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है और लैम्डा ऐसे बढ़ता है 25 सेंटीमीटर। हमारी जो आँख होती है ना वो यहाँ से लगा लेना पैमाना और 25 सेंटीमीटर के ऊपर कोई कॉपी के अंदर पढ़ के देखो आपको साफ दिखेगा। 25 से कम ज़्यादा करेंगे ना तो वो हमें आँख के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा दिखाई नहीं देगा। तो ये 4% अलग है। तो ऑल द क्वेश्चन आर सिमिलर टू सेट ABC। तो ABC का हमने सभी फार्मूला होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रम बटे √V। ये काट पीट के सोल्व कर रखा है बिल्कुल फाइनल है ये। हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो सन 2017 के सेट BCD को सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो यहाँ पे V जो दे रखी है वो 1 वोल्ट दे रखी है। व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका फार्मूला होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रम बटे √V। ये काट पीट के सोल्व कर रखा है बिल्कुल फाइनल है ये। तो एंगस्ट्रम तो सीधी सी बात है उत्तर एंगस्ट्रम में ही आएगा। तो इसका मतलब ये तो हमारे दो गलत जवाब है तो हमने वैसे ही हटा दिए। अब V का मान कितना दे रखा है वहाँ पे देखो 1 वोल्ट। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये उत्तर आएगा हमारा 12.27 बटे √1 एंगस्ट्रम। और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो उत्तर आ गया हमारा 12.27 एंगस्ट्रम। तो देखो है भी कोई सा ये रहा। तो जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा। समझ में आ गया पहला सवाल। नेक्स्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन की वो होती है 13.6 EV। ये वाली होगी। ये जूल में दे रखी है जूल में नहीं होगी। 1 EV भी नहीं ये भी नहीं है। तो ये याद रख लेना आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 EV। और 1 EV में कितने जूल होते हैं। 1 EV के अंदर होते हैं 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना वो तो कूलाम में होता है। इसको हमने जूल में लिखना होता है। तो तीसरा जो सवाल है डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर खाली फार्मूला पूछा है। तो डिस्टेंस टू विच ए TV टावर कैन बी ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम इज। वो फार्मूला क्या होगा। तो इससे हमने कई बार न्यूमेरिकल भी कर ली। वो हमारा फार्मूला ये होता है 2R इंटू H। 2R इंटू H। R क्या है R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। H इज़ द हाइट ऑफ TV टावर। जैसे ये धरती होगी इसका रेडियस होगा R। H जो है ये TV की टावर की होगी और वो इसको ऐसे यूँ कितनी डिस्टेंस तक अपने सिग्नल को भेज सकता है उसका फार्मूला ये याद रखना 2RH। चौथा प्रश्न हमारा वर्किंग ऑफ एन टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। ये होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कई बार शॉर्टकट में TIR भी लिखा आता है। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हमारा फेवरेट पर्सन है। इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर या मीटर में दे रखा हो तो 0.25 मीटर पे टिक का निशान लगा देंगे। हमारी जो आँख है वो 25 सेंटीमीटर दूर तक स्पष्ट देख सकती है। ठीक है। नेक्स्ट छठा प्रश्न देखो हमारा सेट B का। विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम किस कलर के लिए होगा। तो ये फार्मूला याद रखो। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होती है उसको हम V0 से लिखते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है।
ये डियर स्टूडेंट्स आता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनाया जाता है, वहाँ से रिलेटेड है ये पर्सन कि बैटरी की हम पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें ताकि उन इलेक्ट्रॉन्स का रुक जाएं वो। तो अब देखो 4 कलर दिए हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या ऑर्डर होता है बताओ इनका लिखने का, VIBGYOR। इस जो रेड कलर है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी का बढ़ता ऑर्डर है ये वाला, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये है। फ्रीक्वेंसी को F से भी लिख सकते हैं, न्यू से भी लिख सकते हैं, मैं F से लिख देता हूँ। तो ऐसे जब यूँ आएंगे तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती आएगी। हाँ भी देखो रेड की फ्रीक्वेंसी हमने देखो पर्सन में क्या बताना है, मैक्सिमम। तो इसकी मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है इसकी है, देखो वायलेट की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यूँ बढ़ती हुई आई है तो सबसे ज़्यादा इसकी। वायलेट ऑप्शन में है, नहीं है, छोड़ दो इसको। इंडिगो है ऑप्शन में, इंडिगो भी नहीं है। बी से क्या बनता है, ब्लू, ब्लू है ऑप्शन में, तो यही होगा हमारा उत्तर। तो बी, ब्लू के ऊपर निशान लगा देंगे, ठीक है। और वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होते हैं, और इसका होता है 8000। और जो ग्रीन कलर होता है इसका 5000 से ऊपर होता है, ठीक है, ऐसे याद कर लिया करो। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वोल्ट। द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ P एंड प्लेस्ड पैरेलल टू। पैरेलल जब भी होती है तो एंगल कितना होता है, 0। जब भी हम गए ना पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब एंगल कितना होगा, 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर एक डाइपोल रखा है, उसी के पैरेलल में यूँ। तो अगर ये ऐसे होता तो एंगल थीटा होता, लेकिन ऐसे कर दिया यूँ पैरेलल, तो थीटा कितना हो गया हमारा, 0 डिग्री। तो फार्मूला बताओ भाई टॉर्क क्या होता है। ये फार्मूला होता है टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और थीटा हो गया 0, और साइन 0 का मान रखोगे तो साइन 0 कितनी होती है, 0। तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, 0। तो 0 ऑप्शन जो है हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है वो दे रखा है, ये हम कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर पूछ लेता तो परपेंडिकुलर होता तो यहाँ पे हम साइन 90 लिखते हैं। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो फिर ये वाला उत्तर आता। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों केस हमने समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट 9वां पर्सन देखो, 9वां पर्सन में कहता है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी के साथ होगा। तो डियर स्टूडेंट इसको अलग है ये थोड़ा कंडक्टर से। इसके अंदर समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 2 बैंड होती हैं। एक बैंड होती है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और दूसरी होती है वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड इज ऑलवेज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन की भरी होती है, जबकि कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, ऊपर खाली होती है। तो अब देखो ध्यान दो, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे खाली जगह हो जाएगी, खाली सीट। ये जो खाली सीट होगी है इसको हम बोलते हैं होल। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, और जब ऊपर ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे, जैसे मान लो ये जंप मार मार के तो खाली होगी जगह, इसी तरह मान लो ये वाला था ये ऊपर पहुंच गया, तो इलेक्ट्रॉन को दिखाओ सॉलिड डॉट से, और खाली डॉट का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता था, वो कुर्सी खाली होगी, ऊपर चले गए। द वैकेंट सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द होल। ये एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट होता है। अब सुनो बात ध्यान से, कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो इसका मतलब तो करंट पास होगा। इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी यानी अब इसमें से करंट जाएगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो कंडक्टिविटी की उल्टी होती है, समझ में आ गई। ये चीज़ जब बढ़ गई तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो इसमें हम डिक्रीज पर निशान लगाएंगे, तो ये डिक्रीज करेगा। यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बजाय अगर खाली कंडक्टर होता तो हम क्या करते, तो फिर हम इंक्रीज करते। कंडक्टर को पढ़ेंगे अलग हिसाब से। कंडक्टर के अंदर मैं फार्मूला ये देता हूँ, स्पेशल कंडक्टर का है ये। कंडक्टर कहो, वायर कहो, मेटल कहो, कोई भी तार कहो, एक ही बात है। इनको हम समझाते हैं ऐसे, रो इज इक्वल टू ML/NE² टो। वो चाय पत्ती का एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी पतीले में चाय पत्ती के दाने हैं, और जब उनको हम गैस ऑन करेंगे तो वो आपस में जल्दी जल्दी टकराने लग जाएंगे।
तो वो जब टकराने का टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मेटल का केस होता तो हम लगाते हैं इंक्रीज, और सेमीकंडक्टर केस के अंदर हम पढ़ेंगे इस हिसाब से कि ऐसे बैंड होती है, बीच वाले गैप बोलते हैं। हो गया ये भी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। डाया होता तो स्मॉल एंड नेगेटिव लिखते हैं, और फेरो होता तो क्या लिखते हैं, लार्ज एंड पॉजिटिव। तो पहले का 11% है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें एक पे निशान लगा रखे हैं। तो एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये होगी हमारी सर्कुलर कॉइल, इसमें से आई करंट जा रहा है और आई करंट बाहर आ रहा है। देखो रेडियस में आर दे रखा, हम भी आर ही लिखेंगे, यहाँ पे ए होता तो ए लिख देते। तो ये है बायोट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन, बायोट सेवर्ट लॉ की। तो इसका सेंटर के ऊपर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था उसका उत्तर आया था B इज इक्वल टू μ0/4π 2πI/r। तो ये वाला ऑप्शन कहीं है तो वो हमारा उत्तर होगा। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो है ये सोलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है, और ये एम्पियर सर्किट लॉ पे लागू होता है। ये तो हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता है। तो अब देखो भाई, ऊपर पाई भी होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको काटूँ यहाँ से तो ये 2 पे कट जाता है, तो उत्तर बनता है हमारा 2I/2r। ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर नीचे पाई है। तो आगे देखते हैं भाई, ये हमारा उत्तर सही है बिल्कुल, यही है राइट चॉइस, 0 भी नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इस सेट का, द वेवलेंथ ऑफ ए वेव विद एफ इतना, विद फ्रीक्वेंसी इतना। तो भाई कैसे निकालें, वही पर्सन है हमारा, ये वेव के बराबर ही होता है। ऐसे यूँ यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, t। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t, बड़ा T। यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया तो ये दूरी किसके बराबर है, ये दूरी है लैम्डा के बराबर। और चाल कितनी होती है वेव की, c। तो ये फार्मूला हो गया, जो अपना फार्मूला लगाओ बराबर, जाल बराबर दूरी बटे समय, c बराबर दूरी कितनी है ये वाली, डिस्प्लेसमेंट लैम्डा, और टाइम कितना होगा t। डियर स्टूडेंट्स, 1/t फ्रीक्वेंसी होती है, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। और इस पर्सन के अंदर हमने लैम्डा निकालना है कि वेवलेंथ बताओ, तो लैम्डा इज इक्वल टू c/f। c का मान होगा 3 × 10⁸ ये परमानेंट याद कर लो अपना रोल नंबर की तरह। और f कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻13। तो ये तो कट के 3 था 3, ये ऊपर जाओगे तो कितनी बचेगी, 10⁻5 मीटर। देखो भाई सही कितना ऑप्शन में, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये यही है राइट चॉइस, ठीक। तो हमारा सेट बी के डियर स्टूडेंट्स एक नंबर के पर्सन सोल्व हो गए। अब हम करते हैं सेट सी शुरू। सेट सी के तो और भी आसान है ये करने के बाद। सेट सी का पहला पर्सन देखो, तो पहला पर्सन है, अभी करवा के हटाई हूँ। सेट सी के में जो पहला पर्सन है वो तो सेट बी का 12वां पर्सन था, वही आ गया कि वेवलेंथ ऑफ ए वेव विद फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा का फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी, क्या था बताओ क्या था फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू c/f। सी का मान याद है रोल नंबर की तरह, एफ दे रखी है वो रही 3 × 10⁻12। 3 से 3 कटेगा, कितना उत्तर आ गया, 10⁻⁻4 मीटर पर टिक का निशान लगा दो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा देखो इसका पहले का सेट सी का पहले का दूसरा पर्सन है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमें डिस्कस करना है। तो आप देखो कि ये एक कोई सर्कुलर कॉइल होगी, इसमें से आई करंट जा रहा है और इसका रेडियस आर है। तो इसका जो हमने सोल्व किया था उस समय इसका फाइनल उत्तर आया था कि बायोट सेवर्ट लॉ यूज़ करते हुए इसका उत्तर आया था μ0/4π 2πI/r, ठीक है। यहाँ से देखो 2π से 2π ये काटेंगे तो कितना उत्तर आएगा 2, तो हमारा उत्तर बच गया ये वाला ऑप्शन जहाँ पे वो देख लो हमारा उत्तर होगा। ये μ0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सोलिनाइड का मैग्नेटिक फील्ड का उत्तर होता है, एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ होती है। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर पाई दे रखी है, यहाँ पे पाई नहीं है। तो ये देखो मैच खा रहा है, तो दिस इज़ द राइट चॉइस, यही हमारा उत्तर है। तो ये समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या डिसाइड करती है कि वो कितनी चुंबक बनेगी,
ठीक है। तो उसकी सब्सटेंस कौन सा, देखो फेरोमैग्नेटिक, फेरो हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स आयरन को, ठीक है, आयरन। और देखो जो चुंबक होती है ना वो आयरन को बहुत जल्दी खींचती है, तो आयरन तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि गुड है, अच्छा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लार्ज एंड पॉजिटिव। ये गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं है, ये अच्छे वाला गुड़ है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी मैंने पीछे वाले पर्सन में सिद्ध करके दिखाया था कि कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे की उल्टी होती है। जब कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जब कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो अब देखो पर्सन पूछ लिया कि कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या होगी। अब इसको ये मान लो, भूल जाओ इसको, मान लो यहाँ पे रेजिस्टिविटी होती तो क्या उत्तर आता, रेजिस्टिविटी होती तो ये लिखते रो इज इक्वल टू ml/n/e²। तो टेम्परेचर बढ़ता तो जो पतीले के अंदर जो चाय पत्ती के दाने थे उनका टकराने का समय कम होता, जल्दी जल्दी टकराते वो चाय पत्ती का दाने का मतलब से उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये कम होता तो रेजिस्टिविटी क्या होना पड़ता, ज़्यादा। और अब देखो कंडक्टिविटी इसकी उल्टी होती है, जब ये ज़्यादा होगी तो इसको क्या होना पड़ेगा, कम। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा पर्सन जो आ रहा है ना वो कंडक्टिविटी का है, रेजिस्टिविटी का नहीं है। जब कंडक्टिविटी का आ गया तो उसमें क्या लिख देंगे, डिक्रीज। समझ में आ गया। यहाँ पे रेजिस्टिविटी होती है तो इंक्रीज करता है, ये अच्छी तरह मैंने समझा दिया है। एस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड, FARAD था। तो ये फेराडे साइंटिस्ट का नाम पूरा, फेराडे, फेराडे की AY काट दी पीछे से तो क्या बन गए ये, फराड। साइंटिस्ट का जो पूरा नाम होगा उसको हम लिखेंगे छोटे F से, यानी कि छोटे अक्षर से, और सिंबल को लिखेंगे बड़े F से। 5% हो गए, छठा पर्सन हो जाओ। तो टॉर्क ऑन द डायपोल एट 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायपोल जो है वो 90 डिग्री के ऊपर है। डायपोल के अंदर दो चार्ज होते हैं, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P, और ये अपना E। P और E के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी थीटा का रोल कौन का, 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फार्मूला अपने याद आई, टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। और 90 डिग्री रखोगे तो टो इज इक्वल टू PE साइन 90। और डियर स्टूडेंट साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, PE। टिक का निशान लगा दो। डिस्टेंस टू विच टीवी टावर कैन ब्रॉडकास्ट, ये एक टीवी टावर कितनी डिस्टेंस तक कवर कर सकता है, उसका फार्मूला होता है TD इज इक्वल टू 2RH अंडर द रूट। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 EV लिखना है। देखो जूल भी होता है, जूल नहीं लिखना है, जूल बड़ी यूनिट होती है। एटम के केस के अंदर एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होती है 1 EV, तो 13.6 EV लिखना है। यहाँ पे अगर जूल लिख रखा, जूल को नहीं करना है तैयार। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इतना, ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√V। अब देखो V की जगह दिया है 10 की शक्ति 4, जब यहाँ पे हम 10 की शक्ति 4 लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 10 की शक्ति 2, तो ये होगा 12.27/10 की शक्ति 2। 10 की शक्ति 2 का मतलब कितना हो गया, 100 और एंगस्ट्रम। इनको आगे पीछे सरका लो, तो ये आगे पीछे करोगे तो ये आ जाएंगे हमारे 2, तो ये आ जाएगा 0.1227 एंगस्ट्रम। इस पर टिक का निशान लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो वही पर्सन है, वही V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही होगी वो। तो क्या था वो रूल बताओ, VIB/GY/OR, फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है यूँ, या इसको मैं थोड़ा अलग स्टाइल में लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो VIB/GY/OR, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है भाई यूँ, फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है, और लैम्डा ऐसे बढ़ता है, लैम्डा ऐसे बढ़ेगा यूँ। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा किसकी है बताओ, वायलेट की। वायलेट है ऑप्शन में, वायलेट नहीं है भाई, इंडिगो भी नहीं है, ब्लू है, ब्लू। सब इन सब में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू की है, ब्लू हमारे ऑप्शन में दे रखा है, तो ब्लू के ऊपर निशान लगा देंगे इस फार्मूले से, ये याद रख लिया करो। ब्लू नहीं होता तो कोई अगला लेते हैं, वही बात है, मोदी नहीं तो फिर अमित शाह है। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, बताओ भाई, मेरे करने से पहले बताओ तुम क्या लिखो, बोलो। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इज 25 सेंटीमीटर। हमारी जो आँख होती है ना वो यहाँ से लगा लेना पैमाना, और 25 सेंटीमीटर के ऊपर कोई कॉपी के अंदर पढ़ के देखो, आपको साफ दिखेगा। 25 से कम ज़्यादा करेंगे ना तो वो हमें आँख के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। मीटर में आओ तो 0.25 मीटर याद रखियो, ठीक। तो ये हमारा सेट सी के पर्सन पूरे हो गए। और उसके बाद आती है बारी हमारा सेट डी की। सेट डी में देखते हैं पर्सनों का स्टैंडर्ड कैसा है, किस टाइप से आए हुए हैं। सारे देखो बी और सी के तो सेम एक जैसे ही पर्सन थे, बस इनकी नंबरिंग बदल रखी थी। जो बार हुआ था वो 1 नंबर पे था। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेट डी शुरू होता है। यहाँ पे सारे पर्सन वही है, 11वां पर्सन अलग है। तो ऑल द क्वेश्चन आर सिमिलर टू सेट ए बी सी। तो ए बी सी के हमने सभी एक नंबर के पर्सन सोल्व कर लिए, बाकी सभी उसी के सिमिलर लिए, सेम पर्सन है। आपने देखा होगा बी और सी के भी सेम ही थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आपने हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद।